पूस की रात यानी ठंड की रात। ये कहानी एक ग्रामीण जीवन से संबंधित है। इस कहानी का नायक एक मामूली सा किसान हल्कू है और साथ में है उसकी पत्नी मुन्नी और उसका एक छोटा सा कुत्ता जबरा, जो जाड़ा गर्मी बरसात किसी भी मौसम में उसका साथ नहीं छोड़ता। हल्कू के पास थोड़ी सी जमीन है जिस पर खेती करके गुजारा करना तो चाहता है लेकिन नहीं कर पाता, क्योंकि जो भी आय होती है वो ऋण चुकाने में ही निकल जाती है। तो आइए सुनते हैं ये कहानी पूस की रात, जिसके कथाकार हैं मुंशी प्रेमचंद। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह बला तो कटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सर पर आ गया। कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह कैसे जिएगा? मगर सहना नहीं मानेगा, घुड़कियां देगा, गालियां देगा। उसकी बला से जाड़े में मरते हैं तो मरे, यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम डील डॉल लिए स्त्री के समीप आया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेड़ती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनूं तो, कौन सा उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा क्या कंबल? न जाने कितना कर्जा बाकी है जो किसी तरह चुकने में ही नहीं आता। मैं कहती हूँ छोड़ क्यों नहीं देते ये खेती, मर मर के काम करो, जो उपज हो वो सब उसको दे दो, पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए। मैं रुपए नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौएं ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए और बोली, तुम छोड़ दो अब कैसे खेती, मजूरी से जो 2 रोटी मिलेंगी वही खा लेंगे, किसी की धौंस तो ना रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ और जो मिले सब उसको दे दो और उस पर उसकी धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चलने लगा मानो अपना हृदय निकाल कर किसी को देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट कपट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वह भी आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भाव से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े रंग की चादर ओढ़े ठंड से कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। दोनों में से एक को भी नींद नहीं आती थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेटर है, क्यों आया मेरे पीछे पीछे? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं? जानते थे मैं क्या यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ जो दौड़े दौड़े आ गए? अब रो अपनी नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कू कू को दीर्घ बनाता हुआ एक जम्हाई लेकर चुप हो गया। उसको समझ आ गया था कि उसकी इस कूकू से उसके स्वामी को नींद नहीं आ रही। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह ठंड तो जाने कहां से बर्फ लेकर आ रही है। उठूं, एक चिलम ही भर लूं, किसी तरह ये रात तो कटे।
8 चिलम तो पी चुका। ये खेती का मज़ा है। और एक वो लोग हैं जिनके पास जाना जाए तो गर्मी से घबराकर भाग ही जाए। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है जाड़ा उनके पास से गुजर भी जाए। तकदीर की खूबी भी गजब है, मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटे। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, जरा मन बहल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू ने कहा, आज का जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठे रहना, तब जाड़ा नहीं लगेगा। जबरा ने अपने पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब की बार सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट, पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह रहा ना गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसका सिर अपनी गोदी में रखकर सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपटाए रहा और उसको ऐसा सुख अनुभव हो रहा था जो इधर महीनों से उसे नहीं मिला था। जबरा शायद यह समझ रहा था कि यही स्वर्ग है और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक ना थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी तत्परता से शायद ही गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत ना था जिसने आज उसे इस दशा में पहुंचा दिया। नहीं, ये अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए और उनका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबर ने किसी की जानवर की आहट पाई। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे झोंके को तुच्छ समझती थी। वह झपटकर उठा और छपरी से बाहर आकर जोर जोर से भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार बुलाया पर वह उसके पास नहीं आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए उसके पास आ भी जाता तो तुरंत दौड़ जाता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू कर दिया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छुपा लिया। फिर भी ठंड कम ना हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है। धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते हुए देखे तो समझे कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर भी छिपा बैठा हो। मगर अब तो बैठा ही नहीं जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा तो दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो रहा नहीं जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां जलाकर बैठें, ठाठ हो जाएंगे, फिर आकर सो जाएंगे, अभी तो बहुत रात है। जबरा ने कूं कूं करके अपनी सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला।
बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थीं। अचानक से एक मेहंदी के फूलों की खुशबू का झोंका आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी तो सुगंध आई होगी। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई। वो उसे ही चिचोड़ कर खाने लगा। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया। हाथ ठिठुर जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठी। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हों। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतारकर बगल में दबा ली। दोनों पांव फैला लिए मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जो जी में आए सो कर ले। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह गर्व महसूस करता हुआ हृदय में उस खुशी को छुपा न सका। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब तो ठंड नहीं लग रही ना? जबरे ने कू कू करके कहा, अब क्या ठंड ही लगती रहेगी। पहले से ये उपाय न सूझा, नहीं तो इतनी ठंड नहीं खाते। जबरे ने भी पूंछ हिलाई। अच्छा आओ, इस अलाव को कूद कर पार करें, देखें कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा नहीं करूंगा। जब्बर ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल कह मत देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वह उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा सी लपट लगी, पर वह कोई बात ना थी। जबरा आग के इर्द गिर्द घूमकर उसके पास आकर खड़ा हो गया। हल्कू ने कहा, चलो चलो, ऐसे नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा सी जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर जो जो शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस्य दबाए लेता था। जबरा जोर जोर से भौंककर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया है। शायद नील गायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाजें साफ कान में आने लगी थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में आ ही नहीं सकता। नोच डालेगा। मुझे भ्रम हो रहा है। अब तो कुछ सुनाई भी नहीं देता। मुझे ऐसे ही धोखा हुआ होगा। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा, ओ जबरा। जबरा भौंकता भौंकता आया और उसके पास आकर फिर से चला गया। फिर खेत में चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा ना दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दंदाया हुआ था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असह्य जान पड़ा। वह अपनी जगह से नहीं हिला। उसने जोर से आवाज लगाई। जबरा फिर भौंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला।
पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़ डालता था। नील गायें खेत का सफाया किए जा रही थीं और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वे चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों ओर धूप फैली हुई थी और मुन्नी कह रही थी, अरे क्या आज सोते ही रहोगे? तुम क्या यहाँ आराम करने आए थे? उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसे भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या फायदा हुआ? हल्कू ने बहाना किया, अरे मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत की डांड पर आए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा था और जबड़ा मरैया के नीचे चित लेटा था, मानो उसमें प्राण ही ना हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके ही माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। देखा आपने, कितने मार्मिक कहानी है ये एक किसान की। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी और ऐसी ही मनोरंजक और प्रेरणादायक कहानियाँ आप मेरे से सुनना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।